तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हार्दिक स्वागत है और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम मतलब सीआरपीसी का रैपिड रिवीजन करवा रहे हैं, जिसमें हम मतलब अलग अलग वीडियो में करवा रहे हैं। एक वीडियो तीन चैप्टर की एक वीडियो हम करवा रहे हैं। 3 चैप्टर एक ही वीडियो में हम कवर करवा रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो हमने 8, 9 और 10 चैप्टर का करवा दिया है। अब हम आगे के 3 चैप्टर देख लेते हैं, 11, 12 और 13। उसके बाद हम 6 चैप्टर कल करवा देंगे कल, ठीक है। कल मॉर्निंग में 6 चैप्टर हम आपको कल मॉर्निंग में करवा देंगे। तो आप सभी वीडियो देखिए, आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को निश्चित ही यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है, इसमें इतना टाइम नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही टॉपिक से, वही इंपॉर्टेंट सेक्शन से, रिपीटेड क्वेश्चन से मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, बाद में लाइक नहीं करते हैं। वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं, आप लाइक नहीं करके जाते। तो आप लाइक अभी से कर दीजिए और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का जो आता है ऑप्शन सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके पास में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए तो आल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और आल करेंगे तो आल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो जितने भी क्लासेस मैंने करवाई है इस रैपिड रिवीजन की सीआरपीसी के सब सारे वीडियो आप देख लीजिए, आपकी निश्चित ही हेल्प होगी। और ऐसी ट्रिक्स भी बताइए, मैंने और बता रही हूँ, आज की क्लास में भी बताऊँगी, जो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्प करेगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा और चीज़ें याद हो जाएगी और कम टाइम में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 में आते हैं। चैप्टर 11, 12 और 13 हम 3 चैप्टर कर लेते हैं। तो चैप्टर 11 बिफोर जो है, मतलब अपराध होने के पहले वाली स्थिति है। अपराध होने से पहले रोका जाता है अपराध होने को, उस वाली चीज़ को बताते चैप्टर मतलब 11 तक जो है बिफोर क्राइम की बात करता है। चैप्टर 12 से तो आगे के जो चैप्टर है वो आफ्टर क्राइम की बात है, कि प्रोसीजर बताता है। तो बिफोर क्राइम चैप्टर 11 में है। तो इसका जो सेक्शन से 149 से तो 153 तक सेक्शन है इसमें। तो हम इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन से वो देख लेते हैं। 151 सेक्शन जो है, इसमें मतलब पुलिस के निवारक कार्य है। पुलिस निवारण करती है, अपराध होने से रोकती है इसमें। तो इसमें पुलिस के निवारक कार्य है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस है। तो प्रिवेंटिव करती है, प्रिवेंट करती है अपराध होने से। 151 सेक्शन जो है 151, इसमें संज्ञेय अपराधों का होने से रोका जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, इसमें गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है। मतलब संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी की जाती है, अरेस्ट किए जाते हैं व्यक्ति, पुलिस को पता चलता है। उसके बाद 152, 153 तीनों सेक्शंस को एक साथ में कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथ में ही लिख लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। तो 152 में लोक संपत्ति की हानि का निवारण किया जाता है। इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान कारित कर रहे हैं, जैसे हिंसा वगैरह होती है, दंगे वगैरह, उसमें एक पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए तो उसको निवारण करना 152 में होता है। 153 में बाट और मापों के बारे में है, उनका इंस्पेक्शंस किया जाता है ना। पुलिस के भार साधक ऑफिसर्स जो है, पुलिस इंचार्ज होते हैं, वो वाले करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स इंचार्ज। अब हमारा आता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत चैप्टर 12 में होती है। और चैप्टर 12 का जो सेक्शंस का लिंक है, मतलब सेक्शंस का जो रेंज है, वो है 154 से तो 176 तक जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 154 सेक्शन से होती है, यानी कि एफआईआर से होती है। क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं करवाई जाएगी, पुलिस को इत्तला नहीं दी जाएगी, तब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की नींव, पूरे चैप्टर की इन्वेस्टिगेशन की जो नींव है वो 154 सेक्शन है, यहाँ से शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन की। तो पुलिस को इत्तला दी जाती है
कहीं पर संज्ञेय अपराध हुआ है, किसी के साथ हुआ है, या तो खुद व्यक्ति खुद देता है या कोई और देता है। तो फर्स्ट FIR रिपोर्ट इसे कहते हैं। तो ये FIR मतलब 154 में करवाई जाती है और इसमें संज्ञेय मामलों की इत्तला दी जाती है, संज्ञेय मामलों की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। पर 155 जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, असंज्ञेय अपराधों की इत्तला दी जाती है 155 में। और 155 का सब सेक्शन 2 जो है ना, संज्ञेय असंज्ञेय दोनों मामले, तो क्या पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। अगर संज्ञेय असंज्ञेय दोनों तरह का मामला है तो फिर वो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा, ऐसी बात करता है। ये क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड इनमें से, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करिए। और 156 क्या कहता है, संज्ञेय अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, मतलब FIR लिखवा दी 154 में, तब उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ होगा, 156 में होगा। संज्ञेय अपराधों का इन्वेस्टिगेशन जो होगा, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण, तो यहाँ पर 156 में होगा। हाँ, 154(3) में जो 154 का सब सेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है, FIR नहीं लिखती है, तो क्या करना होगा। तो 154(3) में बताया है जो SP के पास लेटर द्वारा, डाक द्वारा वो आवेदन, मतलब FIR करवाई जाएगी, ठीक है, आवेदन भेजा जाएगा। तो FIR लिखने से इनकार करने पर SP को डाक द्वारा भेजा जाएगा। और 156 में क्या चीज़ें हैं नोट करने वाली, तो 156(3) है ना, मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, इसमें शक्ति दी गई है किस चीज़ की, पुलिस को विवेचना का निर्देश देने की, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को डायरेक्ट करती है जुडिशल मजिस्ट्रेट। उसके बारे में जो है 156 में दिया गया है, 156(3) में, कंफ्यूज मत रहिएगा। 154(3) में SP को डाक द्वारा FIR करवाई जाती है, मतलब आवेदन दिया जाता है FIR के लिए, और मतलब हाँ, और फिर 156(3) जो है, 156(3) में हाँ 156(3) जो है, उसमें मजिस्ट्रेट के बारे में जोड़ा गया है, मतलब ये 2005 में जोड़ा गया है, जो डायरेक्ट करता है पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अन्वेषण, विवेचना पूछ ले, चाहे अन्वेषण पूछ ले, चाहे इन्वेस्टिगेशन पूछ ले, आपको याद रखना है, ठीक है, कि वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कह रहे हैं डायरेक्ट करने की बात। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सेक्शन है हमारे पास 156 तक आ गया, 157 और 158। 157 और 158 क्या कहता है, दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, दोनों एक जैसी सेक्शन एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो 157 में तो ये है कि अन्वेषण के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर बताता है, दोनों ही प्रोसीजर बताता है, मतलब है ना, 157 भी प्रोसीजर बताता है और 158 भी प्रोसीजर बताता है। तो 157 क्या कहता है, अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया की बात करता है, भाई इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए, है ना, FIR हो गई तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में 157 कहता है, प्रक्रिया बताता है। 158 कहता है कि रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन 157 कह रहे, प्रोसीजर बता रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलो 156 में बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन हो गया है, तो अगला स्टेप क्या होगा, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया और कंप्लीट हो गया वो, तो अब उसका क्या किया जाएगा, तो पुलिस मतलब उसकी रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। तो 158 रिपोर्ट कैसे दी जाएगी की बात करता है। और रिपोर्ट जो है ना, 4 तरह की रिपोर्ट होती है। एक तो होती है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, एक होती है इंटरिम रिपोर्ट, एक होती है फाइनल रिपोर्ट, और एक होती है फर्दर रिपोर्ट। मतलब इंटरिम तो होती है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, उसके दौरान जो होती है वो इंटरिम होती है, मध्यवर्ती कहते हैं इसे। और फर्दर जो होती है, फर्दर रिपोर्ट जो होती है ना, फर्दर रिपोर्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन में अतिरिक्त कहते हैं इसको, अतिरिक्त रिपोर्ट भी कहते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया है कंप्लीट, लेकिन कुछ चीज़ें बच गई है, तो फिर से इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है ना, फिर अलग से एडिशनल जो ऐड किया जाता है उसमें, तो वो फर्दर रिपोर्ट कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है 161 एंड 160, 161 और 162, 3 सेक्शन साथ में कर लीजिए एक जैसे सेक्शन से।
हम मतलब सेक्शंस को ब्रेक कर करके लिखेंगे ना, एक एक साथ दो दो तीन तीन सेक्शंस कनेक्ट करके एक जैसे जो सेक्शन है, तो ईजी हो जाएगा याद करना। तो हम चीज़ों को ईजी बना करके याद करते हैं। स्मार्ट तरीके से याद करो, पुराना तरीका भूल जाओ। हाँ, तो अब जो सेक्शन 160 तो स्टेटमेंट लेने की बात करता है, मतलब उन्हें बुलाया जाता है साक्ष्यों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की पुलिस ऑफिसर की जो शक्ति दी गई है 160 में। 60 में शक्ति है, ये ट्रिक है, ठीक है। 60 में शक्ति है किसकी? पुलिस ऑफिसर्स की। कौन सी शक्ति है? साक्ष्यों को पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस अधिकारी मतलब साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की जो शक्ति है, रिक्वायरमेंट है कि साक्षी पुलिस ऑफिसर के सामने हाजिर हो, थाने पर हाजिर हो, उसके लिए वो शक्ति है पुलिस ऑफिसर को 160 में। 161 क्या है? 161 में स्टेटमेंट लिया जाता है, 161 में स्टेटमेंट लिया जाता है और 162 में, और दोनों में स्टेटमेंट की बात है। तो पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा लेना मतलब कि स्टेटमेंट लिया जाता है 161 में, 161 में। और वहीं अगला सेक्शन ये कह रहा है 162 कि जो स्टेटमेंट लिया गया है ना 161 में, उस पर साइन नहीं होंगे, उसके बारे में 162 कहता है 162। और नॉट टू बी साइन नहीं होंगे, उसके बारे में कहता है पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। और इसमें जो कथन लिए जाते हैं ना उसको एविडेंस में यूज होगा, ठीक है, खंडन करने के लिए, कंट्रावर्सी के लिए, मतलब उसको विरोध करने के लिए यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट जो लिए जाते हैं इसका यूज़ एविडेंस में होगा। हाँ, तो 163 और 164 दो सेक्शंस को 163 164 दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। 163 क्या कहता है? 163 तो कोई उत्प्रेरणा नहीं दिए जाने के बारे में बात करता है। जो पुलिस ऑफिसर्स उत्प्रेरणा देते हैं ना, वो उत्प्रेरणा नहीं दी जाएगी, इसके बारे में 163 में मतलब जो वो 3rd डिग्री का यूज़ किया जाता है वो नहीं होगा, इसके बारे में 163 मना करता है कि उत्प्रेरणा न दिए जाना। 163 और 164 जो है, ये जो 164 का स्टेटमेंट है मतलब संस्वीकृति जो लिखता है वो मजिस्ट्रेट लिखता है, ठीक है। तो कौन सा मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसे लिखते हैं, संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना। तो जो संस्कृति और कथन है, स्टेटमेंट है, कन्फेशन है, वो लिखेंगे, कौन लिखेंगे? वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है लिखेंगे इसको। और एक बात और है कि चाहे उनको अधिकारिता हो चाहे ना हो, फिर भी वो लिख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब अभिलिखित करना मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 161 और 164 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 161 का जो बयान लिया जाता है, कथन लिया जाता है, वो पुलिस ऑफिसर लेता है, और 164 का मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब आता है 164A, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मतलब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसमें कि रेप विक्टिम की जो परीक्षा होती है, डॉक्टरी परीक्षा, तो वो कहाँ पर कौन से सेक्शन में होती है? तो 164 का में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 166A और 166B। अब इन्वेस्टिगेशन भारत के अंदर करना है और भारत के बाहर करना है, तो उसमें क्या होगी उसके बारे में 166A और 166B बताता है। इसकी ट्रिक मैं बता रही हूँ, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा जैसी मैं बता रही हूँ। निश्चित मानिए आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे ना, सारी वीडियो आप मेरी देख लेंगे तो आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक इतनी अच्छी सी मैं बताती हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो मेरा उद्देश्य है आप लोगों की सफलता, आप लोग कामयाब हो जाए और आप मुझे दुआएं दें, इसमें मैं खुश हो जाऊँगी। और एक आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और मेरे लिए बहुत मतलब काफ़ी है। आपका एक लाइक और आपकी दुआएं मेरे लिए काफ़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ। तो अभी फ़िलहाल अपना तो चल रहा है यूट्यूब पे, अभी कुछ ख़ास नहीं है, तो यहाँ से तो मुझे कुछ फ़ायदा भी हो नहीं रहा है। तो चलिए 166 का जो कहता है भारत के बाहर, आउटसाइड ऑफ इंडिया के, ए से हो गया आउट, ए से हो गया आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो
तो आउटसाइड ऑफ इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करना है तो क्या प्रोसीजर होगी, तो उसके बारे में है सक्षम प्राधिकारी को रिक्वेस्ट लेटर जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र दिया जाएगा, भेजा जाएगा कि भाई हमें आपके यहाँ पर मतलब जैसे भारत से बाहर करना है ना, तो फॉरेन में करना है, तो वहाँ का जो अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारी जो है, कंपटेंट अथॉरिटी, उनको रिक्वेस्ट लेटर दिया जाएगा कि हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। बाहर की बात है तो 166 बी में है, तो बी से हो गया बाहर, भारत के बाहर करना है। भारत में अन्वेषण के लिए भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण भारत के भीतर करना है, सॉरी आउटसाइड ऑफ इंडिया तो ए में हो गया, अब बी से भीतर करना है, बाहर नहीं करना है, बी से बाहर नहीं होगा, बी से भारत के भीतर होगा, मतलब भारत के भीतर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो क्या होगा, तो हमारी यहाँ की जो अथॉरिटी है, कंपटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकारिता है, हमारा सरकार जो है, वहाँ पर जो अन्य देश है ना, वो रिक्वेस्ट लेटर जो है रिक्वेस्ट करेगा हमारे देश के न्यायालय से या प्राधिकारी से, सरकार से, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं 167 में आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो सब सेक्शन पूछा जाता है, क्लॉज और सब सेक्शन ये पूछा जाता है। तो 167 मतलब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर क्या प्रोसीजर होगी। तो 167 167 का सब सेक्शन 2 कहता है 15 दिन की कस्टडी में मजिस्ट्रेट भेजेगा, है ना। पुलिस रिमांड पर, मतलब पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट करता है, इसकी 15 दिन की कस्टडी में भेजता है, मतलब PR जो ये पुलिस रिमांड जो होती है उस पर, मतलब 15 डेज़ की में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भेजता है। इसमें 167 का 167 का सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2A जो है, सब सेक्शन 2A है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट PR करता है, मतलब पुलिस रिमांड पर भेजता है 7 दिन के लिए, ठीक है, 7 डेज़। तो एग्जीक्यूटिव का कितना है, 7 डेज़, और कहाँ दिया है, 2A में दिया है। कार्यपालक तो क में कार्यपालक दिया है, और सब सेक्शन 2 में जुडिशियल दिया है, तो जुडिशियल कितना करेगा, 15 डेज़ का। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से आता है क्वेश्चन। 169 और 170 170 ये क्या कहता है, उन्मोचन की बात करता है। तो 169 169 69 हो गया उन्मोचन कब किया जाएगा, कि जब साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, तो अनसफिशिएंट एविडेंस है तो उन्मोचित कर दिया जाएगा। और 70 कहता है जब साक्ष्य पर्याप्त है तो क्या किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा, ठीक है। तो जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। सफिशिएंट एविडेंस है 170 में, तो मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। और 164 चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कुछ बाकी है वो आप देख लीजिएगा डायरेक्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें कंप्लीट करना है सारी चीज़ें। तो 171 कहता है परिवादी और साक्षी, जैसे हमने 160 में पढ़ा था, साक्ष्यों को हाजिरी के लिए अपेक्षा की जाती है, साक्ष्यों की हाजिरी के लिए, तो उसमें पुलिस ऑफिसर की शक्ति है। तो यहाँ 171 क्या है, नहीं मतलब साक्षी और परिवादी है ना, उनको विवश नहीं किया जाएगा। परिवादी और साक्षियों का पुलिस के साथ जाने की अपेक्षा न करना और उनको अवरुद्ध न करना, ये चीज़ इसमें मना कर रहे हैं 171 में। तो 160 और 171 दोनों साथ में याद कर लीजिए, तो दोनों याद हो जाएंगी। उसके बाद 173 ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। और क्योंकि ये पुलिस एक्ट भी है इसके अंदर सिलेबस में, UPAPO में, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो 172 173 तो ये सेक्शंस का कनेक्शन वहाँ की जो सेक्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें जो 172 जो पुलिस डायरी रखेगी, जो ड्यूटीज आती है ना पुलिस की, उसमें 23 में भी उसमें दी गई है ड्यूटीज़। और बाकी मतलब जो भी ड्यूटीज़ वाला जो उसमें सेक्शंस दिए गए हैं ना, उसके साथ में आएगी, पुलिस डायरी रखेगी।
तो इन्वेस्टिगेशन की जो डायरी रखी जाती है, जो मतलब दिन भर में जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, उसको जो कुछ भी एविडेंस वहाँ से मिलता है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन को वो उस पुलिस डायरी में नोट करती चलती है। इसे रोज़ नामचर रिपोर्ट भी कहते हैं, पुलिस डायरी कहते हैं, और इसे केस डायरी भी कहते हैं। 173 में पुलिस रिपोर्ट, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तो उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट 173 की रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। 173 का IA नंबर जो है, रेप का जो इन्वेस्टिगेशन है कब से शुरू होगा, तो उस तारीख से शुरू होगा जब मतलब इत्तला लिखी गई है, मतलब FIR लिखाई गई है, उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन रेप का शुरू हो जाएगा। सब सेक्शन 1A कहता है 173 का। और कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 महीने में पूरा किया जाएगा। ठीक है, 3 महीने के विदिन 3 मंथ्स कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, 3 मंथ ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। और 173 का सब सेक्शन 8A वो कहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया गया है CRPC में, तो 173 का सब सेक्शन 8 में दिया गया है। बोलते बोलते भी थक जाती हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो आप लोगों के टॉपिक मिस हो गए हैं, पढ़ नहीं पाए, जिन लोगों की रीडिंग एक बार भी नहीं हो पाई है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ ले, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में 2 4 8 दिन में तो इम्पॉसिबल होता है इतनी सारी चीज़ें करना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख लेंगे तो निश्चित ही आपको हेल्प भी मिलेगी यहाँ से। चलिए, तो 174 और 176 2 सेक्शन हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर 174 और 176 दोनों को कनेक्ट कर लीजिए साथ में एक जैसे सेक्शन से। 174 तो जो है बोलते बोलते ना, मैं 3 वीडियो मतलब 3 चैप्टर अभी करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, अभी मॉर्निंग में ही करवाया है। और तो बोलते बोलते ना गला भी दुखने लगता है यार, और अब 3 चैप्टर अब करवा रही हूँ, बहुत बोलना पड़ता है। और मेरा जो ना, ये देखो सीजर हुआ है ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो देख रहे हैं, ये स्वेलिंग आ जाती है मुझे, कि नस से ना स्वेलिंग आ जाती है इसमें, ज़्यादा मैं बोलती हूँ। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप मुझे एक लाइक ज़रूर करा करिए, तो एक लाइक ज़रूर करा करें, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद अपन को कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिले भाई। 174 जो है ना, आत्महत्या आदि जो कर लेता है तो पुलिस के द्वारा जांच की जाती है और रिपोर्ट दी जाती है। आत्महत्या 174 में आत्महत्या की बात है, और 176 में मृत्यु की बात है। ठीक है, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। ठीक है, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है, और किसके द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट 176 में दिया हुआ है। और 174 पुलिस रिपोर्ट करता है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, इसमें जिसको आत्महत्या वगैरह कर लेता है ना, तो उसकी जांच करता है पुलिस और उसकी रिपोर्ट देता है मजिस्ट्रेट को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है इसमें मृत्यु समीक्षा करता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करता है, मृत्यु समीक्षा करता है 174 में, और मृत्यु के कारण की जांच जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है 176 में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इन्वेस्टिगेशन वाला कंप्लीट हो गया है। अब एक चैप्टर हमारा 13 है। 13 हमारा जुरिस्डिक्शन की बात करता है, लोकल जुरिस्डिक्शंस की बात, मतलब अधिकारिता की बात करता है, कोर्ट की अधिकारिता की, है ना, किस कोर्ट की कहाँ क्या अधिकारिता होगी, कौन सा ऑफेंस का ट्रायल वो कर सकता है, इसके बारे में चैप्टर 13 बताता है। अधिकारिता जुरिस्डिक्शन की बात करता है। तो 177 से तो 189 तक सेक्शंस का रेंज है इसमें। 177 बताता है मामूली स्थान की बात करता है, जांच और विचारण का जो है ना, मामूली स्थान की बात 177 करता है। फिर 178 कहता है जांच और विचारण का स्थान। ठीक है, मामूली स्थान 177 में हो गया, और बाकी स्थान जो है जांच और विचारण का वो 178 में हो गया। साथ में लिख लीजिए दोनों सेक्शंस को। फिर आगे 179 है, तो वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कौन से स्थान पर किया जाएगा जहाँ पर रिजल्ट निकला या जहाँ पर ऑफेंस किया गया, इसके बारे में बताता है। तो 179 जो है 179, अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया है, जहाँ पर परिणाम निकला। 182, 183 और
हाँ 184 साथ में सेक्शंस कनेक्ट कर लीजिए, लिख लीजिए साथ ही में मतलब। और 182 तो मतलब डाक पत्र वगैरह के द्वारा जो ऑफेंस किए जाते हैं उसके बारे में 182 बताता है। यात्रा, जल यात्रा में जैसे रेल में बैठ के, ट्रेन में बैठ के कर रहे हैं ऑफेंस, तो वो कंटिन्यू ऑफेंस होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी वो होके जाती है ट्रेन, तो जहाँ वो वहाँ पर जहाँ होकर गई और अपराध जो कंटिन्यू चल रहा है, तो जहाँ जहाँ पर भी ऑफेंस जहाँ तक चल रहा है, तो जहाँ तक उसका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर होगा जहाँ तक वो ट्रेन जाएगी। ठीक है, तो 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध की बात करता है, और 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध की बात करता है। 184 ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें सब सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, आ सकता है इनमें से। तो 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान की बात करता है। 185 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, और 186 में हाई कोर्ट की पावर बताई गई है। और 187 में भी शक्ति है। 187 में स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराधों के लिए समन और वारंट जो है जारी करने की शक्ति है। 187 में शक्ति है, किसकी शक्ति है भाई? स्थानीय अधिकारिता के बाहर जो अपराध किए गए हैं उसके बारे में समन और वारंट जारी करने की शक्ति है 187 में। फिर 188 और 189 दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए, लास्ट में चल रहे हैं, बस कंप्लीट होने वाला है 188 और 189। तो आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, दोनों सेक्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो 188 भारत से बाहर किया गया अपराध है, उसके बारे में बात करता है। अब भाई भारत से बाहर अपराध किया गया है तो उसका ट्रायल कहाँ होगा, मतलब उसका एविडेंस से क्या होगा? तो 189 भारत से बाहर किए गए अपराधों में साक्ष्य लेने की बात करता है। तो साक्ष्य कैसे लिया जाएगा भारत से बाहर जो अपराध हुआ है, 189 उसके बारे में बताता है। तो दोनों सेक्शन एक दूसरे को एक्सप्लेन करता है, दोनों साथ में कनेक्ट कर लीजिए। आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करता है, इसमें केस लॉ है, रिसेंटली केस लॉ है, इसमें है नरेला चिरंजीवी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 2021 का है, 2021 नरेला चिरंजीवी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 2021 का ये है। अब हमारे पास जो है ना लास्ट मतलब अगला जो कल मैं मॉर्निंग में करवा दूंगी 6 चैप्टर, और मतलब बाकी जैसे छोटे होंगे उस हिसाब से करवा दूंगी, जैसे छोटे बड़े के हिसाब से मैं 3 करवा दूंगी, या जो भी मतलब 10 चैप्टर कल मैं आपको करवा दूंगी। तो आज कितने 14 आपके मतलब 13 चैप्टर हो गए, कल आपको मैं 10 करवा दूंगी, तो आपका 10 और हो जाएंगे। ठीक है, जो बाकी के बचेंगी वो अगले दिन मॉर्निंग में करवा दूंगी मैं। मतलब आपको 16 अगस्त तक CRPC कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 17 अगस्त रहेगा, 17 अगस्त में मैं एविडेंस से करवा दूंगी, और 18 अगस्त को IPC का रिवीजन करवा दूंगी मैं। और उसके बाद आपके पास 19 अगस्त बचेगा ना, 19 अगस्त में पुलिस एक्ट करवा दूंगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हर वीडियो आप देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है, ये क्लास कैसी लगी है। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, व्हाट्सअप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।